नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर है, सबसे पहले मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों कल वैक्सीनेशन के लिए भादरा में महाअभियान है और आज भी वैक्सीन लग रही थी। जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले जो वैक्सीन आई थी वो बचते बचते आज भी इतनी बची हुई थी कि आज भी लग रही थी। तो दोस्तों आज कोवैक्सीन की 225 डोज लगी थी। इसके लिए 7 केंद्र अलग से कल प्लान के तहत बनाए गए थे और 6790 कोविशील्ड वैक्सीन भी बची हुई थी, वो लगी है। उसके लिए 53 केंद्र आज बनाए गए थे। और कल के लिए मैं आपको बता दूं कि प्लान आज बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसमें देर शाम को समय लगेगा, विलंब होगा। तो दोस्तों कल क्या वैक्सीन की स्थिति रहने वाली है मैं आपको बताऊं तो कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कल 11,200 डोज है और इसके लिए कम से कम 70 से 80 से अधिक सेंटर बनाए जा रहे हैं। उसके लिए प्लान चल रहा है। और कोवैक्सीन जो है उसकी 2400 डोज कल लगेगी, उसके लिए भी प्लान जो है अलग से तैयार किया जा रहा है। तो ये वैक्सीन कल लगने वाली है 8 अक्टूबर को और मेगा प्लान तैयार है। दोस्तों भादरा भी अब लगभग 2 लाख वैक्सीन डोज की दहलीज पर पहुंच चुका है। और हमारे देश का जिक्र करें भारत का तो 93 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है। दोस्तों हम 90 करोड़ का आंकड़ा 5-6 दिन पहले ही पार कर चुके थे। अब 100 करोड़ के दहलीज पर खड़ा है भारत और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। तो दोस्तों वैक्सीनेशन के चलते ही तीसरी लहर की जो आशंकाएं 3-4 महीने पहले हमने भी आपको बताई थी कि विशेषज्ञ राय व्यक्त कर रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि तीसरी लहर जल्द से जल्द आएगी। कोई सितंबर माह में बता रहा था जो विशेषज्ञ है और कोई अक्टूबर माह में बता रहा था। तो सितंबर गुजर चुका है, अक्टूबर चल रहा है, लेकिन अभी तक तीसरी लहर की कहीं कोई संभावनाएं भारत में नहीं है। और आंकड़े जो है रोजाना जो कोरोना वायरस के वो लगभग 20,000 से भी नीचे आ चुके हैं। तो इसका मतलब है अब तीसरी लहर की संभावनाएं हमारे भारत में बेहद कम हो चुकी है। और वैक्सीनेशन की रफ्तार जो बढ़ी है, केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति के चलते संभवतः तीसरी लहर की आशंकाएं एकदम निराधार नजर आने लगी है। तो दोस्तों आज की वैक्सीनेशन खबर में हम इतना ही बताएंगे। भादरा आसपास की खबर सहित आज मंडी के भाव भी बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे और आज एक छोटी सी समीक्षा भी हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भादरा आसपास की खबरों से। दोस्तों डोबी गांव की पूनम चौधरी द्वारा जो झुंझुनू में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला बॉक्सिंग बॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड जीता गया था। दोस्तों उसके स्वागत समारोह का सिलसिला अभी तक चल रहा है। और कल गणेशपुर आवास के संबा सती दादी मंदिर में विनोद सैनी एंड टीम द्वारा भी जो है पूनम चौधरी का शानदार स्वागत किया गया। दोस्तों विनोद चौधरी भी वहाँ संबा सती दादी मंदिर परिसर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाते रहते हैं और अनेकों टूर्नामेंट विनोद सैनी द्वारा आयोजित अब तक किए जा चुके हैं। और विनोद सैनी की टीम द्वारा शानदार स्वागत पूनम चौधरी का किया गया। इसके अलावा दोस्तों विनोद सैनी के एक होटल का भी शुभारंभ 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। और इस होटल का नाम है दोस्तों द ग्रीन पैराडाइज होटल एंड रेस्टोरेंट। ये बनकर तैयार हो चुका है और 13 अक्टूबर को इसका शुभारंभ संभवतः पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल फीता काट कर करेंगे। तो दोस्तों स्वागत समारोह में पूनम चौधरी के आज जो उपस्थित रहे मैं उनका नाम बताऊं तो विनोद सैनी के अलावा दरिया सिंह, श्यामलाल जांगिड़, विकी सुथार, सलीम कोच, जयवीर सरेवा, बंसीलाल आदि अनेकों गणमान्य शख्सियत गणेशपुर आवास की यहाँ मौजूद रही। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा आसपास की अन्य खबरों का हम जिक्र करें तो 12 अक्टूबर को आने वाली 12 अक्टूबर को स्वर्गीय कुलदीप शर्मा की पुण्यतिथि पर एक प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो संदीप ढूकिया द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस के कार्यकर्ता थे स्वर्गीय कुलदीप शर्मा और संदीप ढूकिया की टीम के एक बेहतरीन
जो है सदस्य माने जाते थे और उनकी याद में उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर और विशाल एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाने की आशंका है और पूरी उसकी तैयारियां संदीप ढुकिया टीम द्वारा की जा रही है दोस्तों। इसके अलावा कन्हैयालाल अग्रवाल मित्तल द्वारा दोस्तों अग्रसेन जयंती पर भादरा के अनाथ आश्रम में आश्रम प्यारों को भोजन करवाया गया और दोस्तों ये भोजन जो है कन्हैयालाल मित्तल द्वारा अपने घर में तैयार करवाया गया और ले जाकर आश्रम के आश्रितों को खिलाया गया। इसके अलावा कल भी पूरा दिन चाय नाश्ते का जो कार्यक्रम है वो कन्हैयालाल मित्तल द्वारा ही होने वाला है और 2100 रुपये का सहयोग भी संस्था को कन्हैयालाल मित्तल द्वारा दिया गया दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों पर नजर डालें तो बिरानी गौशाला में अध्यापक चंद्रभान जांगिड़ द्वारा सुरजीत व अमरचंद और गोकुल जांगिड़ द्वारा उनके पिता स्वर्गीय सुरजाराम जांगिड़ की स्मृति में दोस्तों 51,000 रुपया भेंट किया गया बिरानी गौशाला शिव शक्ति गौशाला को। तो दोस्तों इस अवसर पर गौशाला की पूरी टीम द्वारा ग्रामीण जन वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने स्मृति चिन्ह प्रदान करके और पगड़ी उड़ाकर इन जांगिड़ परिवार का सभी परिवार का स्वागत समारोह किया गया और इस अवसर पर दोस्तों संस्था के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव सहित रामस्वरूप मांझू, राजेंद्र बेनीवाल, हरदयाल मांझू, शेर सिंह मांझू, राम प्रताप पचार, पवन एकराल और पालीवाल यादव और इसके अलावा रघुवीर जांगिड़ और राजेश यादव सहित अनेकों ग्रामीण वहाँ उपस्थित रहे। तो दोस्तों छाननी बड़ी गांव के लीलाधर अग्रवाल द्वारा भी दोस्तों भादरा की नारायण धाम गौशाला में कल 21,000 रुपये का योगदान दिया गया था। उनके तरफ से पहले भी पंखे भेंट किए गए थे। तो कुल मिला के गौशालाओं में इनके दानदाताओं के योगदान को सभी को सराहना चाहिए दोस्तों। इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए अन्य दानदाताओं द्वारा, समाज सेवी लोगों द्वारा, क्योंकि दोस्तों गाय से बढ़कर हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है। और गाय में बताया जाता है पूर्वजों द्वारा एक कहावत भी है कि सभी देवी देवताओं का वास जो है वो गाय में है और गाय की प्रत्येक चीज़ दोस्तों जो है पूजनीय है, काम आने वाली चीज़ है। गौमूत्र का ही अगर सेवन करें तो दोस्तों अनेकों रोग इसमें कटते हैं और गाय का दूध दोस्तों बहुत उपयोगी बताया गया है और गाय का घी भी, इसके अलावा गोबर भी गाय का जो है उससे खाद जरूर बनती है, लेकिन उच्च कोटि की खाद जो है गाय के गोबर से बनती है और अनेकों रोग गाय के द्वारा जो है समाप्त होते हैं दोस्तों। तो ऐसा एक पूजनीय गोवंश जो है गाय को माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इसके अलावा दोस्तों मैं अन्य खबरों का जिक्र करूं तो आज गुड़ मंडी के हनुमान मंदिर में दोस्तों दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ है। आज भव्य कलश यात्रा के साथ पूरे कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा के साथ आज नवरात्रा का शुभारंभ हुआ है और 7 दिवसीय ये नवरात्रा गुड़ मंडी के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। रोजाना जो है किसी ना किसी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायक द्वारा भजनों की छटा बिखेरी जाएगी और इसके अलावा पूजा का, हवन का, शाम को आरती का और प्रसाद वितरण का, रोजाना स्वामणी भोग का आदि कार्यक्रम जो है निरंतर 7 दिनों तक गुड़ मंडी हनुमान जी के मंदिर में होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पितृ पक्ष का समापन हो गया कल अमावस्या के साथ ही और आज नवरात्रा का प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज बताऊं तो आज प्रथम नवरात्रा के दिन महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन कौन थे इसके बारे में मैं जल्दी से विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। महाराजा अग्रसेन दोस्तों एक राजा थे और वैश्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। खुद जो स्वयं थे वो क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन वैश्य समाज की स्थापना महाराजा अग्रसेन की देन है। और महाराजा अग्रसेन के दोस्तों 18 पुत्र थे और 18 पुत्रों के होते हुए उन्होंने एक बहुत यज्ञ करवाया, एक ऐसा यज्ञ उसके द्वारा दोस्तों अलग अलग अग्रवाल समाज के गोत्रों की उत्पत्ति हुई। ये महाराजा अग्रसेन द्वारा ही एक प्रकार से इसकी उत्पत्ति की गई। दोस्तों मैं विस्तार से आपको बताऊं तो 18 पुत्रों को यज्ञ के द्वारा, और वो यज्ञ भी है 18
अलग अलग ऋषियों द्वारा करवाए गए। दोस्तों अलग अलग 18 भगवानों का आह्वान करते हुए 18 ऋषियों द्वारा और महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों के यज्ञ का समापन हुआ और उसी के साथ उत्पत्ति हुई अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों की। मैं उन 18 गोत्रों के बारे में आपको अगर विस्तार से बताऊं तो प्रथम से आप गौर से सुनिएगा। एरोन और एरन ये नंबर 1 गोत्र है। नंबर 2 पर बंसल गोत्र है। नंबर 3 पर बिंदल और विंदल ये गोत्र है। इसके अलावा नंबर 4 पर दोस्तों बंडल और नंबर 5 पर दारण और डेरन ये गोत्र है। नंबर 6 पर गर्ग गरगया ये भी गोत्र है। और नंबर 7 पर दोस्तों गोयल गोयल गोएका ये भी एक गोत्र है। और नंबर 8 पर गोयन और गंगल ये भी गोत्र है। इसके अलावा नंबर 9 पर जिंदल भी अग्रवाल समाज की एक गोत्र है। इसके अलावा 10 पर कंसल गोत्र है। नंबर 11 पर कुच्छल और कुंधल ये भी एक गोत्र है। नंबर 12 पर दोस्तों मधुकुल और मुद्रल ये भी एक गोत्र है। नंबर 13 पर मंगल गोत्र है। और नंबर 14 पर मित्तल नाम से भी एक अग्रवाल समाज की गोत्र है। नंबर 15 पर नंगल और नांगल इनके नाम से भी गोत्र है। नंबर 16 पर सिंगल और सिंगला ये भी अग्रवाल समाज की गोत्र है। नंबर 17 पर तायल और नंबर 18 पर तिंगल और तुंछल ये भी एक गोत्र है। और ये अलग अलग गोत्र जो है महाराजा अग्रसेन के पुत्रों के यज्ञ के साथ ही जो है उत्पन्न हुई है। इसके अलावा दोस्तों क्षत्रिय धर्म को त्याग कर जो बलि की परंपराएं पहले थी महाराजाओं द्वारा राजाओं द्वारा दोस्तों उसका विरोध कर महाराजा अग्रसेन द्वारा जो है अपना एक धर्म का एक प्रकार से त्याग करते हुए वैश्य धर्म की स्थापना की थी महाराजा अग्रसेन द्वारा। और उसी के साथ ही अग्रवाल समाज के अग्रणी देव के रूप में महाराजा अग्रसेन महाराज जो है पूजे जाने लगे थे। और 29 सितंबर 1976 में इनके राज्य अग्रवा को अग्रवा धाम बना दिया गया था और वहाँ उनका एक मंदिर भी दोस्तों बना हुआ है। और इसी के साथ ही अग्रवा धाम में अग्रवाल समाज के प्रत्येक जो लोग हैं एक बार जरूर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ मंदिर है, अग्रसेन महाराज के दर्शन करते हैं। और प्रथम नवरात्रा के दिवस के अवसर पर जो आज 7 अक्टूबर को है तो दोस्तों इनकी जयंती मनाई जाती है। और इसी के साथ दोस्तों व्यापारियों के राज्य की स्थापना एक प्रकार से महाराजा अग्रसेन द्वारा की गई थी। और अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों के बारे में हमने आपको बताया अलग अलग। और नवरात्रा के प्रथम दिन जो होती है अश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो है ये दिन आता है प्रथम नवरात्रा। और इसी प्रथम नवरात्रा के दिन महाराजा अग्रसेन की जयंती आती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम अन्य खबरों में अब चलते हैं आपको। तो दोस्तों मंडी के भाव में आपको बताने से पहले आज हम समीक्षा भी करेंगे और भादरा की राजनीति पर आज समीक्षा करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज ऋषिकेश के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसकी सौगात जो है देश में नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रकार से देश को भी इस अवसर पर संबोधित किया गया और बताया गया, विस्तार से जानकारी दी गई। दोस्तों देश में लगभग जिस प्रकार से कोरोना काल में हमने देखा ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई थी और ऑक्सीजन को लेकर बहुत से लोगों की कोरोना काल में मौत भी हो गई थी। तो दोस्तों 1100 से कहीं अधिक ऑक्सीजन प्लांट इस समय देश में चल रहे हैं। और विभिन्न राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से जो आने वाले निकट भविष्य में ऑक्सीजन प्लांट है उनकी संख्या जल्द ही 4000 से
कहीं अधिक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है इस अवसर पर। तो दोस्तों अन्य खबरों में मैं सबसे पहले आपको मंडी के भाव बता देता हूँ, उसके बाद में हम एक विस्तार से जो है आज चर्चा करेंगे। भादरा की राजनीति पर दोस्तों एक समीक्षा करने वाले हैं और बहुत सी गहरी बातें आपको आज बताएंगे। तो नौर मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। नौर में नरमा 7350 रुपये रहा, सरसों की अंतिम बोली 7625 रही और अरंडी की 5958 अंतिम बोली रही, गुआर की अंतिम बोली 5760 रही और चना की 5000 रही, मूंग की अंतिम बोली 6600 रही, जबकि मोट की अंतिम बोली 7400 रुपये रही और मूंगफली की अंतिम बोली 5400 रुपये, कपास की अंतिम बोली 6637 रही। राउतसर मंडी में देखें तो गुआर की अंतिम बोली 5700 और बाजरा की 1500, मोट की 7000, जबकि मूंग की 6560, सरसों की 8161 और चना की 4900 रुपये अंतिम बोली रही। जबकि गोलूवाला मंडी में देखें तो गुआर 5550, नरमा 8100 और गेहूं 1831, मूंग 6301, सरसों 7800 और चना 4371 रुपए की बोली लगी। दोस्तों सरसा मंडी में नरमा जो है 6200 से 7322 रुपए की बोली लगी और कपास की बोली 6400 से 6583 की रही, जबकि गुआर में 5375 की अंतिम बोली लगी है और सरसों में 7625 की अंतिम बोली लगी। हनुमानगढ़ में सरसों 7700 रुपये और नरमा 7608 रुपये की बोली लगी और विजयनगर में नरमा 8111 रुपये रहा, जबकि अनूपगढ़ में नरमा 8101 रुपये रहा और रायसी नगर में दोस्तों नरमा 7740 रुपये रहा, जबकि चना 4900 रुपये और सरसों 7680 रुपये की अंतिम बोली लगी और मूंग की अंतिम बोली 6980 लगी रायसी नगर में और गुआर की अंतिम बोली 5831 रही। इलाहाबाद मंडी में नरमा 6700 से 7500 रुपये रहा, जबकि कपास 6400 से 6650 रही और गुआर 4400 से 5370 रहा, जबकि सरसों 7100 से 7650 रुपये की बोली लगी है और चना में 4800 से 5070 की बोली लगी है इलाहाबाद में और गेहूं में 1811 से 1850, बाजरा में 1400 रुपये की अंतिम बोली लगी। मूंग की बोली 4100 से 6300 की अंतिम रही और मूंगफली की अंतिम बोली 3500 से 5477 रही। जब दोस्तों गंगानगर मंडी का हाल देखते हैं, गुआर 5710, नरमा 7788, सरसों 7863 और चना 4930, मूंग 6550 प्रति कुंटल की बोली लगी और आदमपुर में गुआर 5816, मूंग 5451, सरसों 7861, मूंगफली 5150 और नरमा 7241 रुपये की अंतिम बोली लगी। शिवानी मंडी आज की अंतिम मंडी में बोली देखते हैं, गुआर 5820, चना 5150 और तारामीरा में 6500 और नरमा में 7000, मेथी में 7200, सरसों में 7750 की बोली और मूंग की बोली अंतिम 6100 रुपये रही, जबकि मोट की 6500 रुपये और जौ की अंतिम बोली 2040 रुपये रही। दोस्तों कल मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? आज मैं सबसे पहले आज दिन भर दोस्तों बहुत तेज गर्मी रही और रात्रि को भी 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और गर्मी का एहसास होता रहेगा। हवा में नमी जरूर आ चुकी है दोस्तों। 31 से 34 डिग्री का टेम्परेचर शाम से रात्रि को रहने वाला है। इसके अलावा मौसम साफ रहेगा, बादल मात्र 15% छाए रहेंगे आज रात्रि को। कल 8 अक्टूबर को मौसम कैसा रहने वाला है? तो कल मौसम दोस्तों पिछले 15 दिनों से सबसे ज़्यादा गर्म दिन कल रहने वाला है और कल का टेम्परेचर 26 डिग्री से लेकर अलग अलग समय में 38 डिग्री तक रहने वाला है। तो 38 डिग्री का टेम्परेचर आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्मी और उमस का मिश्रित वातावरण कल रहने वाला है। मौसम साफ रहने वाला है और दोस्तों कड़ी धूप रहेगी। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी और बादल जो है 12 से 34% छाए रहेंगे। रात्रि को कल मौसम कैसा रहेगा? तो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से आवाज़ रहेगी शाम को रात्रि 12 बजे तक और रात्रि 12 बजे के बाद में 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा जो है वो कम हो जाएगी और इसके अलावा मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 12% ही बादल छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहे मौसम का मिजाज और मंडी के भाव हमने आपको बताया। तो दोस्तों अब हम समीक्षा करते हैं भादरा की राजनीतिक विषय की। आज की राजनीतिक समीक्षा में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि भादरा में कब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई और कौन सबसे ज़्यादा जीता हुआ विधायक है और किस विधायक को
जीतने पर कितने वोट मिले थे और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार उन विधायक के सामने कौन थे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं विस्तार से आज चर्चा करना चाहूँगा। राजनीतिक विषय पर आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि बादरा को अमूमन राजनीति का गढ़ माना जाता है। और दोस्तों पुराने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सहित बड़े नेताओं को अगर छोड़ भी दिया जाए तो दर्जनों ऐसे छोटे नेता भी हैं दोस्तों, जिनको छोटा जरूर मान सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी काबिलियत एबिलिटी उनमें है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 1951 से विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था बादरा क्षेत्र में, और प्रथम बादरा के अध्यक्ष जो है कांग्रेस की टिकट से हंसराज आर्य ने चुनाव लड़ा था। और दोस्तों उनको वोट मिले थे 13,363। हंसराज आर्य प्रथम बादरा के विधायक रहे हैं और उनको वोट मिले थे, जीत के वोट जो मिले थे वो थे 13,363 वोट। और सामने कौन था दोस्तों? हरदत्त सिंह थे, KMPP पार्टी से उम्मीदवार थे और उनको वोट मिले थे 6,416। तो इसके बाद में कौन विधायक बना? 1967 में एक बार फिर हंसराज आर्य विधायक बने थे कांग्रेस की टिकट से दोस्तों। और इस बार उनको वोट कितने आए थे? 23,062 वोट आए थे हंसराज आर्य को दूसरी बार जब वो विधायक बने थे। और इनके सामने कौन थे दोस्तों? जी शंकर इनके सामने थे और SWA पार्टी से वो थे और उनको वोट मिले थे 16,896। तो ये 1967 की बात है। और उसके बाद में जो तीसरा कार्यकाल था विधायक का दोस्तों, वो ज्ञान सिंह चौधरी का, जो कि बादरा की राजनीति में 20 वर्षों तक एक ध्रुव तारे की तरह छाए रहने वाले ज्ञान सिंह चौधरी, उन्होंने 1972 को प्रथम चुनाव जीता था दोस्तों कांग्रेस की टिकट से। और उनको प्रथम बार जब विधायक बने थे तो वोट कितने मिले थे दोस्तों? 34,554 वोट ज्ञान सिंह चौधरी को मिले थे। और उनके सामने उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिंह उनके सामने उम्मीदवार थे निर्दलीय के रूप में, और उनको वोट मिले थे 28,887। तो ये बहुत बड़ा चुनाव था। और इसके बाद में 1977 को एक ऐसे नेता का पदार्पण बादरा की राजनीति में हुआ जो कि ज्ञान सिंह चौधरी के पैरेलल लगातार 20 वर्षों तक बादरा की राजनीति में दोनों एक दूसरे को मात देते हुए ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे, छाए रहे और राजनीति के पुरोधा बने रहे दोस्तों। 1977 में लालचंद डूडी यहाँ से विधायक बने, जीते, और JNP पार्टी से वो थे और JNP पार्टी से उनको 22,705 वोट मिले थे और वो विधायक बने थे, प्रथम विधायक बादरा के। और उनके सामने थे दयाराम बेनीवाल। और दोस्तों दयाराम बेनीवाल को निर्दलीय के रूप में कितने वोट मिले थे? 16,969 वोट मिले थे और शानदार ये टक्कर हुई थी। और इसके बाद में 1980 में फिर चुनाव हुए थे। 3 ही साल बाद में दोस्तों राजस्थान में सरकार गिर गई थी। उसके बाद में ज्ञान सिंह चौधरी एक बार फिर कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीत गए थे। ज्ञान सिंह चौधरी का यह दूसरा चुनाव था, लगातार तो नहीं, लेकिन बीच में एक कार्यकाल का गैप देते हुए ज्ञान सिंह चौधरी कांग्रेस की टिकट से एक बार फिर विधायक बने। और इस बार ज्ञान सिंह चौधरी ने पहले की अपेक्षा कम वोट लिए थे, 29,765 ही वोट मिले थे। और उनकी टक्कर थी रिसाल सिंह पूनिया के साथ, और रिसाल सिंह पूनिया ने 18,105 वोट लिए थे दोस्तों उस समय। 1980 की ये बात है। तो ये टक्कर रही थी। इसके बाद में 1985 में फिर चुनाव हुए थे। पूरे 5 साल तक ज्ञान सिंह चौधरी जो है वो यहाँ विधायक रहे थे। और 1985 में एक बार फिर लालचंद डूडी LKD पार्टी से बने। इस बार पार्टी लालचंद डूडी ने चेंज की थी और लालचंद डूडी LKD पार्टी से 38,870 वोट लेकर विधायक बने थे दूसरी बार। ये भी लगातार नहीं थे, बीच में ज्ञान सिंह चौधरी विधायक बने थे। तो उनके सामने कौन था दोस्तों? यहाँ एक देखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि इस चुनाव में 1965 के चुनाव में
झूमर मल्लाटा एक बहुत बड़ा कद्दावर लीडर भादरा कस्बे की राजनीति में, नहीं पूरे भादरा विधानसभा में थे दोस्तों। और उन्होंने ज्ञान सिंह चौधरी की कांग्रेस की टिकट कटवा दी थी और वो टिकट फिर मिली थी दोस्तों बिमला चौधरी को। ज्ञान सिंह चौधरी की धर्मपत्नी बिमला चौधरी को टिकट मिली थी कांग्रेस की। और उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए 29,643 वोट लिए थे और 9,227 वोटों के अंतर से चुनाव लालचंद डुड्डी से हारी थी बिमला चौधरी। ये चुनाव बहुत ज़बरदस्त चुनाव था दोस्तों ये, और इस चुनाव की चर्चा काफ़ी लंबे समय तक भादरा में रही थी। और बिमला डुड्डी जो है, बिमला चौधरी माफ़ कीजिएगा, उनके चर्चा जो है लगातार भादरा की राजनीति में एक धुरंधर राजनीतिज्ञ के रूप में होती रही थी। इसके बाद में फिर चुनाव हुए थे दोस्तों 1990 में, क्योंकि 5 वर्ष तक लालचंद डुड्डी यहाँ विधायक रहे थे। और इसके बाद में 1990 में चुनाव हुए तो लगातार दूसरी बार, पहली बार एक प्रकार से दूसरी बार मैं कहूँगा हंसराज आर्य लगातार 2 बार वो विधायक बने थे। उसके बाद में लालचंद डुड्डी लगातार 2 बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया और तीसरी बार भादरा में सर्वाधिक विधायक बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने जेडी पार्टी से, जनता दल से इस बार फिर लालचंद डुड्डी ने पार्टी बदली थी और जनता दल से इस बार विधायक बने थे 1990 में और उनको वोट मिले थे 47,217। अब तक के सर्वाधिक वोट लालचंद डुड्डी को इस चुनाव में मिले थे और उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे दोस्तों कांग्रेस की टिकट से चीर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ज्ञान सिंह चौधरी। और मैं इस चुनाव के बारे में बताऊं तो दोस्तों इस चुनाव में बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई थी इस चुनाव की पूरे राजस्थान में, और बीबीसी लंदन द्वारा कवरेज की गई थी भादरा आकर। इस चुनाव की इतनी ज़बरदस्त चर्चा इस चुनाव की भादरा की राजनीति में रही और कांटे की टक्कर ही मानिए। 47,000 वोट लालचंद डुड्डी ने लिए थे, लेकिन 35,276 वोट यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी ने लिए थे। तो दोस्तों जनता दल बनाम कांग्रेस का ये चुनाव था और जनता दल और कांग्रेस के झंडों की दोस्तों ऊंचाई पर कौन झंडा लगाएगा, संजय चौक पर ये कंपटीशन हुआ था और संजय चौक पर सर्वप्रथम कांग्रेस का झंडा लगा था सबसे ऊंचा। उसके बाद में जो रामचंद्र जी, स्वर्गीय रामचंद्र जी सुथार है, उनका गैरेज था, उनका बाड़ा था दोस्तों, वहाँ बोर करके उनके पुत्रों द्वारा जो है जनता दल की सपोर्ट करते हुए लालचंद डुड्डी की उनके समर्थन में झंडा लहराया गया था, हरा झंडा जनता दल का दोस्तों। वो बहुत आसमान में छूता हुआ झंडा लहराया था। फिर ज्ञान सिंह जी के कांग्रेस के झंडे को ऊंचा किया गया तो उसके बाद में फिर जनता दल के झंडे को ऊंचाई प्रदान की गई। उसके बाद में फिर लालचंद ज्ञान सिंह चौधरी के कांग्रेस के झंडे को ऊंचाई प्रदान की गई और अंत में फिर जनता दल के झंडे को इस प्रकार आसमान गगनचुंबी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया था, जिसकी कवरेज भादरा की बीबीसी न्यूज़ में आई थी और रेडियो पर उस समय जो है हजारों लाखों लोगों ने इस न्यूज़ को सुना था और पूरे राजस्थान कस्बे में भादरा की राजनीति की तुत्ती इसी समय बोलनी प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 1990 का ये चुनाव था और भादरा के चुनाव सदैव ही बहुत ही कांटे के और चर्चाओं वाले रहे हैं। उस समय तकमों का दौर था दोस्तों। जो बच्चे होते थे वो अपने यहाँ शर्ट की जेब पर जो है तकमे लगाकर घूमते थे, लोहे के बने तकमे जनता दल और कांग्रेस के। तो इस प्रकार का ये चुनाव था दोस्तों और यहाँ हार जीत का अंतर रहा था 11,941 का, 11,000 का हार जीत का अंतर था, लेकिन बहुत कांटे का चुनाव ये राजस्थान की राजनीति में बनकर उभरा था। इसके बाद में फिर 1993 में चुनाव हुआ दोस्तों। तीसरी बार फिर निर्दलीय के रूप में ज्ञान सिंह चौधरी यहाँ विधायक बने थे और उन्होंने हराया था लालचंद डुड्डी को, अपने चीर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को। लेकिन यहाँ लालचंद डुड्डी चौथी बार लगातार फिर एक नए रूप में थे भाजपा की टिकट लेकर। दोस्तों लालचंद डुड्डी ने सदैव अपने चुनाव में जो है हर 5 साल बाद में
पार्टी चेंज की थी। और इस बार लालचंद रूडी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े और 30,270 वोट लिए थे, लेकिन ज्ञान सिंह चौधरी को जो है यहाँ 45,875 वोट मिले थे और अपना सर्वाधिक रिकॉर्ड ज्ञान सिंह चौधरी ने तोड़ा था। लेकिन लालचंद रूडी का 47,217 का सर्वाधिक रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ पाए थे, उससे कहीं ना कहीं 1800-1700 वोट कम रह गए थे। तो दोस्तों ये था 1993 का चुनाव और यहाँ हार जीत का अंतर रहा था 15,605 का। इसके बाद में दोस्तों 2003 के चुनाव हुए थे, माफ कीजिएगा 98 के चुनाव हुए थे, उसके बारे में आपको बताऊं। 1993 के बाद 1998 के चुनाव हुए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त चुनाव हुए दोस्तों। उसमें एक पदार्पण हुआ एक ऐसे नए नेता का, नए लीडर का, जो कि जाते जाते युग जैसे लालचंद रूडी और ज्ञान सिंह चौधरी का युग यहाँ चरम तक पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ ये वो चरम था दोस्तों कि चरम से अब उनका कैरियर जो है वो नीचे की ओर, निचाई की ओर निरंतर आता चला गया। और यहाँ से पदार्पण हुआ ऐसे नेता का जो कि लालचंद रूडी और ज्ञान सिंह चौधरी की भांति भादरा की राजनीति में आगामी वर्षों तक छाए रहने वाले थे और छाए भी रहे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 1998 संजीव बेनीवाल विधायक बने थे कांग्रेस की टिकट से। दोस्तों यहाँ एक बार फिर कांग्रेस की टिकट जो है ज्ञान सिंह चौधरी की कटी थी और 1998 में संजीव बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट मिली थी और 41,624 वोटों के साथ यहाँ संजीव बेनीवाल विधायक बने थे। लालचंद रूडी को भाजपा की टिकट यहाँ एक बार फिर मिली थी और वो 39,080 वोट लेकर बहुत कांटे की टक्कर यहाँ हुई थी भाजपा और कांग्रेस में दोस्तों। और 2544 के मात्र मामूली अंतर से लालचंद रूडी ये भाजपा से चुनाव हार चुके थे। और ये लालचंद रूडी का एक प्रकार से अंतिम चुनाव मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद में लालचंद रूडी स्वयं चुनाव नहीं लड़े। उनकी धर्मपत्नी 2003 के चुनाव में बिमला रूडी जो है चुनाव लड़ी थी, और क्योंकि लालचंद रूडी का स्वर्गवास हो चुका था इसके बाद में बिमला रूडी भाजपा की टिकट से 2003 का चुनाव लड़ी थी। वो भी मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर सुरेश चौधरी 37,993 वोट लेकर 2003 में विधायक बने थे और बिमला रूडी को 33,327 वोट मिले थे। दोस्तों बहुत कांटे की टक्कर थी, मात्र 3,500 वोटों का यहाँ डिफरेंस था। तो इस प्रकार से संजीव बेनीवाल जो है इस चुनाव में दोस्तों नंबर 3 पर रहे और उनको कांग्रेस की टिकट मिली थी। कांग्रेस ने विश्वास जताया था और 28,437 वोट संजीव बेनीवाल ने लिए थे। उसके बाद में 2008 का चुनाव आया, जो आप लोगों को याद भी होगा, युवाओं के लिए मैंने जो पिछले चुनाव आपको बताए हैं, उनके रिकॉर्ड बताए हैं, वो बहुत ही कारगर है। आप याद रखिएगा, आपने भादरा की राजनीति को एक प्रकार से मैंने आपको बताया है, तो किस प्रकार से आपको समझने में आसानी होगी कि भादरा की राजनीति पहले क्या थी। तो 2008 में दोस्तों यहाँ जयदीप रूडी निर्दलीय के रूप में विधायक बने और 76,71 वोट लेकर विधायक बने थे और उनके सामने एक बार फिर थे कांग्रेस की टिकट लेकर संजीव बेनीवाल। तो संजीव बेनीवाल लगातार भादरा की राजनीति में नंबर 1 और नंबर 2 पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो संजीव बेनीवाल को यहाँ 40,796 वोट मिले थे दोस्तों, नंबर 2 पर रहते हुए, और जयदीप रूडी को 49% वोट मिले थे। तो संजीव बेनीवाल को यहाँ 26% वोट मिले थे। उसके बाद में 2013 का चुनाव आया और 2013 में संजीव बेनीवाल भाजपा का कमल खिलाने में यहाँ कामयाब रहे और दोस्तों 65,040 वोट लिए, सर्वाधिक वोट। तो ये दौर था, वोट भी बढ़ चुके थे, वोट भी बम पर आने लगे थे, टक्कर भी कांटे की होने लगी थी और दोस्तों नए चेहरे आने लगे थे, क्योंकि जयदीप रूडी के रूप में जो लालचंद रूडी के सुपुत्र थे, नए पदार्पण के रूप में आए जयदीप रूडी, जो अभी भी भादरा की राजनीति में छाए हुए हैं। लेकिन संजीव बेनीवाल एक मजबूत लीडर के रूप में दोस्तों आज भी भादरा की राजनीति में अग्रिम पंक्ति में माने जाते हैं। तो 2013 के चुनाव में संजीव बेनीवाल ने भाजपा का कमल खिलाया और यहाँ बलवान पूनिया 38,552 वोट लेकर नंबर 2 की पोजीशन पर रहे सीपीएम की तरफ से, और ये एक नए नेता का पदार्पण हुआ जो आगे चलकर विधायक भी बने। इसके बाद में सुखदेव सिंह शेखावत ने भी ये चुनाव लड़ा था
और 33,000 से अधिक वोट आए थे। हाजी दाऊद कुरैशी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 16,000 से अधिक वोट आए। और जयदीप रूडी नंबर 5 पर रहे थे दोस्तों, कांग्रेस की टिकट मिली थी, मात्र 11,680 वोट आए थे। और हार जीत का यहाँ अंतर कांग्रेस का देखें तो 53,360 का था। और दोस्तों वैसे अगर देखें तो बलवान पूनिया नंबर 2 पर रहे थे। 2018 का चुनाव आप सभी को याद ही होगा दोस्तों, गत चुनाव है, पिछला चुनाव है। बलवान पूनिया 82,204 वोट लेकर विधायक बने थे। उनके सामने संजीव बेनीवाल मुकाबले में डटकर सामने खड़े थे 59,051 वोट लेकर भाजपा की टिकट के साथ। और नंबर 3 पर डॉक्टर सुरेश चौधरी कांग्रेस की टिकट लेकर 37,574 वोट लिए थे। उसके बाद में नंबर 4 पर जो है रूपनाथ रहे थे, महेंद्र रूपनाथ 15,581 वोट लेकर। और दोस्तों यहाँ अगर मैं हार जीत का अंतर बताऊं, वोट प्रतिशत बताऊं, तो बलवान पूनिया ने 41% वोट लिए थे और संजीव बेनीवाल ने 29% वोट लिए थे, जबकि डॉक्टर सुरेश चौधरी को महज 19% वोट मिले थे और रूपनाथ को 8% वोट मिले थे। और हार जीत का अंतर जो था 23,153 का था दोस्तों। तो कुल मिला के ये रही भादरा की राजनीति पर हमने आज फोकस किया। तो दोस्तों आज की 7 बजे के बुलेटिन में खबरें इतनी ही। इसके बाद में कल फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।